नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 29 नवंबर 2020 और यहाँ पे आपके सवाल मेरे जवाब का 92 एपिसोड। बोलने में भी बहुत हेवी लग रहा है नहीं दोस्तों, 92 एपिसोड यानी 92nd एपिसोड लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। कल 28 नवंबर 2020 जो सैटरडे था, तो सैटरडे को आपको पता है कि मेरे इस चैनल पे आपके सवाल मेरे जवाब का सेक्शन ऑन होता है, जिसमें आप मुझसे अपने मार्केट रिलेटेड क्वेरी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और जिसको मैं कलेक्ट करके सारे जब सवालों को कलेक्ट करके संडे को वीडियो बना के जवाब देता हूं। तो बहुत सारे सवाल आए कल सैटरडे को, तो उनके सवालों के जवाब लेकर हाजिर हूं मैं। तो शुरुआत करूंगा सवालों का सिलसिला। फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना होगा। जिनको भी मेरे इस सेक्शन से फायदा होता है, जाहिर सी बात है फायदा होता ही होगा, तभी तो ये एपिसोड 92nd एपिसोड 92 एपिसोड बन चुका अभी तक, है ना। लेकिन फीडबैक आप लोग बहुत कम करते हैं, लाइक बहुत कम करते हैं। सब कुछ चाहिए लेकिन आप एक बार अंगूठे का यूज नहीं करते, कम से कम उस अंगूठे को दबाइए लाइक के बटन को, तो मजा आ जाएगा। फिर भी चलिए, आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला सवाल देखते हैं किनका है, कि क्या सवाल है, क्या कंफ्यूजन है किनका। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी, इसको याद रखना है। और आप जो भी रिसर्च एनालिसिस करें, आप अपने, मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ आपके सवालों पे। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है तापी सोनगढ़ सूरत गुजरात से राहुल मिन अंसारी, शायद मैं सही पढ़ पा रहा हूँ, राहुला मिन मंसूरी साहब का। ठीक है। इनका सवाल है कि सर मैंने लुपिन 301 क्वांटिटी 915 रुपए पर बाय किया, वहां तक आता है फिर रिटर्न हो जाता है। अच्छा ना, 915 तक में आके रिटर्न कर जाता है। 1 मंथ हो गया है, होल्ड करना चाहिए या नहीं, पहला सवाल तो इनका ये रिलेटेड है। चलिए दूसरा है पीडी लाइट, 100 क्वांटिटी लिया है 1510 पे, तो इसका क्या टारगेट होगा। चलिए बहुत सुंदर है। तो हम लोग पहले लुपिन 915 की बात करते हैं। सर लुपिन में वेट करिए आप, मैं आपको एक स्टॉप लॉस बता देता हूँ, आपको लुपिन पे वेट करना होगा। और वो लुपिन 900 के ऊपर जब तक रहेगा ना, पॉजिटिव रहेगा। 900 के ऊपर लुपिन जब तक है ना सर, आपको टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। 900 के ऊपर लुपिन रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इस कंडीशन में स्टॉप लॉस आपको 870 का लेके जाना है। अभी की क्लोजिंग जो है ना, वो 900 के नीचे है, लेकिन याद रखना है आपको कि 900 के ऊपर ये जब भी जाएगा, जब भी ये पॉजिटिव रहेगा, 870 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। आपको टारगेट मिलेगा 950 तक का, लेकिन याद रखिए स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। आपने पीडी लाइट भी लिया है ना सर, 1510 के आसपास लिया है ना, पीडी लाइट 1510 पे लिया है। और आपने शायद इसी नवंबर ये 27 तारीख को ही लिया होगा, फ्राइडे के दिन, है ना। तो इस पे आपको ये ध्यान रखना है कि 1500 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। 1500 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करिए। अप साइड में अगर ये 1530 को ब्रेक कर देता है, देन 1550 से लेके आपको 1600 तक के भी लेवल दिखा सकता है। इसलिए नजर रखिए आप पीडी लाइट पे, और फीडबैक भी दे ही दीजिए लगातार। अगला सवाल देखता हूँ किनका है, और अगला सवाल है पंकज चौबे साहब मुंबई से लिख रहे हैं कि काइंडली प्रोवाइड योर व्यू ऑन सीपीएससी ईटीएफ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सर लॉन्ग टर्म, ये जो एक वर्ड है ना लॉन्ग टर्म, मैं हमेशा जब भी कोई मुझसे पूछते हैं ना कि लॉन्ग टर्म, तो मैं एक सवाल उनसे ये पूछता हूँ, कितना लॉन्ग टर्म, है ना। ये आपको छोटी सी वर्ड लग रहा होगा, छोटा सा, लेकिन इसके पीछे की सोच अगर आप जरा ध्यान से सुनिए कि जिन्होंने जनवरी मंथ में लॉन्ग टर्म, जनवरी 2020 में लॉन्ग टर्म बोल के इन्वेस्टमेंट किया होगा, सपोज मान लेता हूँ 1 लाख रुपए मान लेता हूँ, तो मार्च आते आते, अप्रैल आते आते उनका 1 लाख का वैल्यू कितना हो गया होगा, आधा, क्योंकि मार्केट तो वहां से क्रैश हो गया, 50% साफ हो चुका था नहीं। तो उस वक्त जो उनका व्यू है लॉन्ग टर्म वाला, क्या वो उन पे बने हुए थे या नहीं बने हुए थे, मार्केट की उस क्रैश वाली स्थिति में क्या वो अपने आप को होल्ड कर सकते या नहीं कर सकते। इसलिए एक लॉन्ग टर्म का तो बात ये हो जाता है कि आपकी सोच कितना लॉन्ग टर्म है और मार्केट के प्रति क्या। अब बात करता हूँ सीपीएससी ईटीएफ। सर बढ़िया ईटीएफ है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सीपीएससी ईटीएफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें सारे स्टॉक्स हैं। एक्चुअली उसके अंदर क्या ना, स्टॉक्स है सीपीएससी ईटीएफ के अंदर। अगर आप इसका चार्ट भी देखें तो देखिए, ये आपके लिए सीपीएससी ईटीएफ का चार्ट है। देखिए सीपीएससी ईटीएफ 18-20 के आसपास है। इसके अंदर ये अकेला कोई स्टॉक नहीं है सर। क्या है कि ये अकेला कोई स्टॉक नहीं है, बहुत सारे स्टॉक्स का एक छोटा सा बास्केट है। उस बास्केट को ही आप खरीदते हैं, तो उसके अंदर सारे, इसमें सरकारी स्टॉक्स भी हैं,
प्राइवेट स्टॉक्स भी हैं, सारे स्टॉक्स मिला के इसको बनाया गया। तो जैसे वो स्टॉक्स का मूवमेंट होगा उसके परसेंटेज वाइज ये भी चलेगा। तो ये अगर लॉन्ग टर्म रखते हैं सर तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हर एक का अपना भी एक लिमिट है, इस बात को भी ध्यान रखना है। जैसे देखिए ये अभी नीचे काफ़ी आ गया था 11 रुपये, तब आपको पेशेंस पे टेस्ट किया जाता है कि क्या आपके पास पेशेंस है कि नहीं। तो लॉन्ग टर्म का व्यू अगर आप रखते हैं सर तो बिल्कुल सीपीएसई ETF बहुत ही अच्छा है, आप इसको कर सकते हैं। ये ऐसा मेरा मानना है पंकज सर, ठीक है। बढ़ूंगा अगला सवाल, लेकिन फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अगला सवाल भेजा है अमित कुमार ऐतावाड़े साहब, सांगली महाराष्ट्र से। इन्होंने लिखा है टाटा स्टील दिसंबर 500 का पीई बाय किया है। अच्छा, इन्होंने पुट को बाय किया है टाटा स्टील दिसंबर का 500 का, 1700 क्वांटिटी, एक लॉट में 1700 होता है, प्राइस 6 रुपये 50 पैसे पे। नाउ होल्ड और सेल। टाटा स्टील क्या बहुत भाग गया, करेक्शन आ सकता है क्या सर, इसमें ओवरबाउट हो गया है बहुत। देखिए टाटा स्टील तो ऑलरेडी, आपको याद है अगर अमित जी मैं बताऊं तो इधर पिछले 3-4 सालों से मेटल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर 2 साल, 3-4 साल नहीं, ऑटो सेक्टर 1.5 से 2 साल से डाउन साइड में था। फार्मा तो पूरा डाउन ही था, उसके बाद मेटल भी डाउन था। लेकिन आपने देखा कि फार्मा अचानक से बूम आ गया, ठीक है, तो उसने अपना काम कर दिया। अभी जो है ना, अब बूम आएगा तो आपको, मेरा अपना व्यू है मेटल सेक्टर पे बूम आएगा। और अगर मेटल सेक्टर पे बूम आता है तो उसको लीड कौन करेगा, टाटा स्टील ही लीड करेगा, ये पहली बात है। दूसरी बात, आपने ये सोच के इसको सेल किया हुआ है, बाय किया है पुट को, कि वो बहुत ऊपर जा चुका है, ओवरबॉट में गिर सकता है। करेक्शन हो सकता है सर, वो गिर नहीं सकेगा, करेक्शन आ सकता है। 5% 10% की करेक्शन आना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आएगा, इंट्राडे में भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, उसके लिए नो प्रॉब्लम। तो आपको इसको डिलीवरी लेके हर महीने नहीं करना है कि बहुत ऊपर हो गया आप इसने सेल कर दिया, ठीक है बढ़िया है आपने किया है। हम लोग इसका चार्ट देखेंगे कि आपको कब प्रॉफिट आ सकता है टाटा स्टील पर, कितने लेवल को तोड़ने के बाद। टाटा स्टील पे तो मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है, मैंने दिया भी है, 1 लाख का पोर्टफोलियो वाले में टाटा स्टील को मैंने रखा भी है। टाटा स्टील तब तक कमजोर नहीं हो सकता, अगेन मैं बता दूं, टाटा स्टील तब तक कमजोर नहीं हो सकता जब तक वो 550 के नीचे नहीं आएगा, तब तक वो कमजोर नहीं होगा। 550 के नीचे जैसे आएगा ना, फिर आप प्रॉफिट में आ जाएंगे पक्का। तो उम्मीद करिए टाटा स्टील 550 के नीचे आए, आप ऐसा सोचिए। और जिन्होंने बाय कर रखा है वो सोचेंगे कि टाटा स्टील 550 के नीचे आए ही नहीं, कम से कम 650 हो जाए ना, 650। तो चलिए 550 के ऊपर जब तक रहेगा आप प्रॉब्लम में रहेंगे, 550 के नीचे आने के बाद आप प्रॉफिट में आएंगे पक्का। अगला सवाल है हर्षल कोटावाडे साहब, नासिक महाराष्ट्र से, कह रहे हैं कि मेरे पास वेदांता के 60 शेयर है और 141 के भाव के लिया हुआ है, अभी 121 पर शेयर है, तो एवरेज करूं ये एग्जिट। सर वेदांता लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, मैंने अभी मेटल सेक्टर जस्ट कहा, अमित जी के सवाल पे मैंने मेटल सेक्टर के बारे में कहा। वेदांता इज ए ऑल्सो मेटल सेक्टर ना, मेटल सेक्टर का स्टॉक है, वेदांता को रखिए सर। वेदांता अभी आपको थोड़ा नीचे दिख रहा है अभी के भाव पे, लेकिन मेरे ख्याल से वेदांता को आपको लंबे टाइम के लिए रखना चाहिए, एक अच्छा रिजल्ट देगा। स्टॉप लॉस 110 रुपये का मेंटेन करके चलिए। अगला सवाल लेते हैं और वो है हल्द्वानी उत्तराखंड, यूके, मतलब उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके, ठीक है, यानी उत्तराखंड हल्द्वानी से शिवम जी ने लिखा है सर कैन यू प्रोवाइड योर व्यू ऑन बजाज फिनसर्व एज आई एम होल्डिंग 20 शेयर्स एट द रेट ऑफ 8011 रुपीज, यानी 8011 रुपए के भाव पे 20 शेयर इन्होंने बजाज फिनसर्व खरीदा है। व्हाट शुड आई डू आई नीड टू गो लॉन्ग और बुक माई प्रॉफिट द करेंट प्राइस। ओके शिवम जी, अभी चेक करेंगे हम लोग बजाज फिनसर्व। देखिए सबसे पहले तो आपने 20 क्वांटिटी लिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपने 20 क्वांटिटी लिया, कोई टेंशन नहीं है, आपने अच्छा लिया। लेकिन आपको 20 ही लिया ना, 40 तो नहीं, हाँ 20। आपको सर कम से कम मेरे ख्याल से इसमें 10 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करना चाहिए पक्का। आपको 8000 पे आपने लिया है, 8700 चल रहा है, आपको 10 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 8500 का स्टॉप लॉस लगा के चलना है बाकी के स्टॉक्स में जो 10 क्वांटिटी बचेगा। 9000 के ऊपर निकलते के साथ फिर बाय पोजीशन मारिए, ये आपको 10,000 के भी लेवल दिखा सकता है बजाज फिनसर्व। अगला लेवल है, सवाल है तेजा जी फ्रॉम हैदराबाद से लिख रहे हैं सर क्विस कॉर्प शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए अब सही टाइम है या नहीं, अगर है तो शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होगा। क्विस कॉर्प बहुत अच्छा है, अभी हम लोग क्विस कॉर्प का चार्ट देखेंगे कि क्विस कॉर्प में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ देखूँ कि मेरे पास यहाँ है या नहीं है। क्विस कॉर्प मेरे पास यहाँ पे नहीं है सर, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे क्विस कॉर्प, ये चार्ट आ रहे हैं।
अभी देखिए आपने पूछा कि सही टाइम है या नहीं है क्विक स्कोर में। 500 का स्टॉक्स है और स्टॉक्स में प्रॉब्लम 400 के नीचे शुरू होगा। मैं अगेन बता दूं, 400 के नीचे शुरू होगा प्रॉब्लम। अगर आप पोजीशन बनाते हैं इस जगह पे तो स्टॉप लॉस आपको 400 के पास में ही रखना पड़ेगा, उसके पहले आप नहीं रख सकते। अगर ये 400 के नीचे आएगा तो बहुत तेज गिरावट इसमें मिलेगी, इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर ये 450 के ऊपर संभल के रहता है तब तो आप जरूर पोजीशन बनाइए। 450 के आसपास अगर आपको मिलता है, और वो भी ऐसे नहीं ऊपर से नीचे आएगा तब नहीं लेना है, जब ये वापस यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाएगा तभी आपको लेना है। फिर आपको ये 600 तक के भी टारगेट दिखाएगा, लेकिन उस कंडीशन में स्टॉप लॉस जो है ना सर 400 का फिर मेंटेन करके आपको चलना चाहिए, क्योंकि वहां से गिरने के बाद काफी तेज गिरावट आएगी। टारगेट 600 तक का भी जा सकता है। अगला सवाल है प्रीतम लाल थापा जी ने लिखा है रेड़ा कोल संबलपुर डिस्ट्रिक्ट से कि आई हैव बाय रेमंड 500 शेयर इन 318 पर, मेरा टारगेट 350 का है, कब तक सर? आपका सर टारगेट 350 का है। मैंने दिवाली पिक्स दिया था प्रीतम जी, मैंने दिवाली वाला पोर्टफोलियो दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। मेरे ख्याल से उसका जो व्यू है दिवाली वाले स्टॉक्स में, आपको दिल खुश हो जाएगा, बहुत ही अच्छा। और वो लेवल मैंने 260 पे ही बाय करवा दिया था। आपने 318 पे लिया, मैंने 260 पे बाय करवाया, 260 पे, फिर 300 पे। सर 350 का टारगेट आपका है, जरूर आना चाहिए, लेकिन उस कंडीशन में आपको स्टॉप लॉस भी रेमंड का लगा। मैं अपने व्यूवर से जानना चाहूंगा कि दिवाली वाले जो स्टॉक्स मैंने दिया था, दिवाली पोर्टफोलियो, आप लोगों ने शानदार प्रॉफिट बनाया होगा क्या सर? बहुत ही जबरदस्त चला है ऊपर। अगर ये 330 ब्रेक करता है, ये 360 से लेके 400 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। दूसरा स्टॉक आपने लिया है लॉरस लैब नाम है सर, चलिए ओके, बात नहीं, कोई बात नहीं, शायद लॉरस होता है इसका नाम, इस पे नहीं है, मैं फाइल्स पे चेक कर लूंगा। चलिए लॉरस लैब होता है, उसको देख लेते हैं। LAU ये है सर लॉरस लैब में। इधर ही एक अच्छा, अगर इसका देखा जाए तो एक अच्छा वॉल्यूम भी जनरेट हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज भी हो रहा है लॉरस लैब में कंटिन्यू। तो आप अभी होल्ड करके रखिए लॉरस लैब को। आपने जो लॉरस लैब को बाय किया है मैं वो चेक कर लेता हूँ। आपने बाय किया है 290 पे, टारगेट है 340 का। सर 316 आ चुके हैं ऑलरेडी, बहुत अच्छा। 300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए, 340 के टारगेट आपको मिल सकते हैं। वॉल्यूम इसमें इंक्रीज हो रहा है और अच्छी बात है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल लेता हूँ। दोस्तों बता दूं कि लाइव मार्केट में अगर कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। मयंक जेथावा साहब राजकोट गुजरात से लिख रहे हैं कि सर मैं स्मॉल क्वांटिटी में काम करता हूं। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अच्छा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है सर, मैं स्मॉल क्वांटिटी में काम करता हूं तो प्रॉफिट होता है, बट जो क्वांटिटी थोड़ा इंक्रीज करता हूं तो लॉस में निकलना पड़ता है। प्लीज व्यू इन मन्नपुरम फाइनेंस, बाइंग प्राइस इज 160। बहुत अच्छा सबसे पहले मैं दूसरा सवाल का जवाब दूं। मन्नपुरम फाइनेंस को होल्ड करिए 170 ऊपर, ऐसे भी मेरा पोजिशनल कॉल है 220 के टारगेट के लिए, तब वेट कर सकते हैं मन्नपुरम फाइनेंस में। और उसने एक अच्छा मूवमेंट फ्राइडे को दिखाया भी है। मन्नपुरम फाइनेंस लगभग 10% की तेजी थी उस दिन, देखें बिल्कुल, है ना, 3% ऊपर चला गया। 160 पे आपने लिया तो बहुत अच्छी जगह पे, ठीक है, पकड़ के रखा है। और 200 तक के टारगेट का वेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 170 कर लीजिए इस कंडीशन में। अब बात करता हूँ दूसरा सवाल जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि छोटी क्वांटिटी में काम करता हूँ तो प्रॉफिट होता है, क्वांटिटी थोड़ा इंक्रीज करता हूँ तो लॉस होता है। यानी आपके अंदर ना फियर आ जाता है जब आप बड़ी क्वांटिटी उठाते हैं ना, तो फियर आता है। जब बड़ी क्वांटिटी उठाते हैं तो आप उस फियर की वजह से, उस डर की वजह से आप अपने स्टॉप लॉस को गलत जगह प्लेस करते हैं, गलत जगह प्लेस करते हैं। ये कि कहीं बड़ा लॉस ना हो जाए, इसके चक्कर में आपने स्टॉप लॉस ऐसी जगह प्लेस कर रखा है सर जहां पे वो हिट करने के बाद तुरंत से फिर ऊपर निकल जाता होगा। वही जब आप छोटी क्वांटिटी लेते होंगे तो आपके सामने एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि क्या जाएगा यार, इसमें तो थोड़ा सा अमाउंट जाना है ना, कोई टेंशन नहीं, तो आप सही जगह स्टॉप लॉस को प्लेस करके चलते हैं। इसके वजह से वो आपको इनमें प्रॉफिट भी देके निकलता है। तो बस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है सर, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अपनी स्टॉप लॉस को थोड़ा मेंटेन कर लीजिए और छोटी क्वांटिटी से अचानक से बड़ी क्वांटिटी में आप मत आइए, क्योंकि इसके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये दूर करना है अगर इस प्रॉब्लम को, तो आपको मेरे साइकोलॉजिकल वीडियो जितने हैं आरके ट्रेडिंग चैनल पे, साइकोलॉजी वाला जो प्लेलिस्ट है, आप उसको ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाला आप उसके अंदर देखिए। आपके काम की बहुत सारी वीडियो पड़ी है साइकोलॉजी वाली, जिसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे अगर, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा और आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मयंक जी टाइम मिले तो जरूर उस वीडियो को देखिए। अगला सवाल मनीष जी ने लिखा है, मनीष कुमार रांची झारखंड से, कि न्यू सेबी मार्जिन रूल क्या है, खत्म कर देगा क्या इंट्राडे ट्रेडिंग?
इंडिया में मैं मेरे से ये सवाल मेरे अपने लोग भी पूछते हैं, जो मेरे स्टूडेंट लोग हैं इतने सालों से, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े, मैं सबको कहता हूं कि इंडिया में इंट्राडे ट्रेडिंग कभी खत्म नहीं होगा। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। और अब इसका जवाब है, लॉजिक है, मैं सीधा सीधी लॉजिक देता हूं कि देखिए हमारे यहाँ जो ब्रोकर है ना सर, मनीष जी ये वीडियो वो वीडियो देख देख के ना कंफ्यूजन पैदा हो जाता होगा ना, और हेडिंग भी कुछ वीडियो में ऐसे आते हैं लोगों के, बंद हो जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग इस तरह का। तो ऐसा देखिए, इसका बेसिक समझिए आप लोग, हमारे इंडिया में इंट्राडे ट्रेडिंग कभी बंद नहीं हो सकता तब तक, ध्यान से सुनिए, तब तक जब तक कि सारे ब्रोकर सरकारी नहीं बन जाए, तब तक इंट्राडे ट्रेडिंग बंद नहीं हो सकता। अब ये कैसे बात होगी, सारे मैक्सिमम ब्रोकर हैं प्राइवेट, ब्रोकर का कमाई क्या है जरा आप सोचिए। ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कहां से जनरेट होता है, डिलीवरी ट्रेडिंग से जनरेट होता है या इंट्राडे ट्रेडिंग से? तो आपका जवाब आएगा, देखिए एकदम आपको ना नीचे से सोचना है, इंट्राडे ट्रेडिंग से जनरेट होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग से जब ब्रोकरेज जनरेट होता है तो ब्रोकर अपनी कंपनी चलाता है और उस कंपनी से अपने स्टाफ को पेमेंट करता है, एनईसी को पेमेंट करता है, जो भी उसकी फी वगैरह है सब पेमेंट करता है, तब जाके वो अपना बीवी बाल बच्चे का पेट पालता है। अगर ये इंट्राडे ट्रेडिंग बंद हो जाएगा तो क्या ब्रोकरेज के पास, ब्रोकर के पास ब्रोकरेज जनरेट होगा? नहीं होगा। क्या वो अपना स्टाफ रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। क्या कंपनी चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। क्या बीवी बच्चे का पेट पाल सकेगा डिलीवरी ट्रेडिंग के थ्रू? नहीं पाल सकेगा। उसके ब्रोकरेज से, डिलीवरी ट्रेडिंग के ब्रोकरेज से नहीं पाल सकेगा। क्या वो सरकार को पेमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब नहीं कर पाएगा तो सर इंट्राडे ट्रेडिंग तो करवाना पड़ेगा, है ना। इसके लिए क्या होगा कि जब तक सरकारी नहीं हो जाए सारे ब्रोकर, सरकारी हो जाएगा तब तो सरकार पेमेंट करेगी अपने ब्रोकर को, तब तो टेंशन ही नहीं है, फिर तो सरकार पेमेंट करेगी, फिर तो टेंशन ही नहीं। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करिए नहीं करिए क्या फर्क पड़ना, उनको तो पेमेंट मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर ब्रोकर अपने स्टाफ को हमारे ही ब्रोकर से पेमेंट कर रहा है, तब तो इंट्राडे ट्रेडिंग मस्ट है ना। इसलिए मार्जिन ऊपर नीचे हो सकता है, 5% कम हो जाए, 10% कम हो जाए, वो हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता कभी। समझ में आ गया? ये छोटा सा बेसिक है, समझिए इस बात को। अब अगला सवाल है, अमित कुमार जी न्यू दिल्ली से पूछ रहे हैं कि सर मैं ट्रेडिंग करने के लिए लैपटॉप लेना चाहता हूँ, किस कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए? सर सिंपल, अभी आप बिगनर है ना, आपने लिखा भी बिगनर है, सिंपल डुअल कोर से काम हो जाता है सर। लोग यहाँ पता नहीं i3 i5 i7 क्या क्या बोलते हैं कि भाई मुझे, और लोग दिखाते भी अपना ट्रेडिंग सेटअप, मेरे पास ये बड़ा मॉनिटर है, ये बड़ा हाई फाई। अरे भैया उससे कोई फायदा नहीं है आपका। मेरे पास जो सर है ना, मेरे पास, मैं अपना सिस्टम है, मेरे पास 4 सिस्टम है, 4 सेटअप लगे हुए मेरे, ठीक है, 4 सेटअप है। लेकिन मेरे पास सबसे लेटेस्ट अगर मैं बता दूं ना, सबसे लेटेस्ट तो वो i3 का ही है, और वो भी मैंने ज्यादा दिन पहले नहीं लिया, इधर ही कुछ दिनों पहले मैंने i3, डुअल कोर से काम हो जाता है अपना सर। सिंपल सा आपको बेसिक जिसमें याद रखिए। अब आपको मैं बता दूं कि लेना कौन सा चाहिए। अब चूंकि आप इस जमाने की बात करें तो आपका i3 से भी काम हो जाएगा सर। आपको i3 का ही ले, अगर अगर पैसा अगर आपका जेब अलाउ करता है तब तो कोई बात नहीं, जेब अलाउ नहीं करता है आपका i3 से भी काम हो जाएगा सर, ठीक है। रैम 4 GB का रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 TB हार्ड डिस्क हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। i3 का प्रोसेसर हो जाए, कोर i3 काफ़ी है। और 15 इंची वाला जो स्क्रीन होता है ना लैपटॉप वाला, 5.6 वाला, काफ़ी है, सिंपल है सर, अपना काम हो जाना है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। वो हाई फाई में मत जाइएगा, पैसा बर्बाद होना है। मैं तो कहूँ कि सेकेंड हैंड अगर मिलता है ना लैपटॉप, सेकेंड हैंड, आपको ट्रेडिंग सीखना है ना, एकदम धाधर बैसल तो नहीं मारना है ना, सीखना है ना, तो सेकेंड हैंड लैपटॉप से भी आपका काम हो जाए। या आपको सिस्टम असेंबल कराना है तो असेंबल करा लीजिए, वो कैंपस में असेंबल हो जाएगा सीखने के पर्पज से। कोर i3 उसमें भी असेंबल हो जाता है डेस्कटॉप में, आप वो भी करा सकते हैं सीखने पर्पज। अब बड़का बड़का आपको मान लेता, आपको अब एजेंसी चलाना है या आपको ब्रोकरशिप चलाना है ना, से क्या कहते हैं उसको, सेमी ब्रोकर बनना है, तब आप ले लीजिए 3-4 सिस्टम बड़े बड़े कॉन्फ़िगरेशन वाला, कोई प्रॉब्लम। सिंगल अपने यूज़ के लिए लेना है तो सिंपल कोर i3 में भी हो जाएगा सर, क्यों पैसा बर्बाद करना है ज़्यादा, है ना। जब आप कर ले, कमाने लग जाए, फिर धीरे धीरे उसको अपडेट कर लीजिएगा, नया लीजिएगा। अभी सेकेंड हैंड से भी काम चल सकता है, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। तो मैं इनको गलत सलाह दे रहा हूँ या अच्छा सलाह दे रहा हूँ, आप लोग मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। अचल शाह, हालांकि अचल शाह होता है नाम, इन्होंने शाह अचल लिखा है, कोई बात नहीं। तो अचल शाह साहब ने मुंबई से लिखा है, सर कैन शॉर्ट निफ्टी एट करेंट लेवल
शॉर्ट निफ्टी एट करंट लेवल। अच्छा, निफ्टी को ही शॉर्ट करना है सर, क्यों शॉर्ट करना है जबरदस्ती? फिर भी हम लोग चेक कर लेंगे सर कि किस लेवल पे निफ्टी को शॉर्ट किया जाता है। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस और बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस वाले वीडियो के लिए। उसमें मैं निफ्टी को शॉर्ट करने, लॉन्ग करने, सारे लेवल के साथ बताता हूँ। उस वीडियो का आपको वेट करना पड़ेगा। संडे आज वीडियो मिल जाएगा शाम तक में। अब बात आता है स्टॉक्स पे। HDFC लाइफ, डाबर, चेमकॉन, चेमकॉन है ना, केमकॉन है, केमकॉन। व्हाट इज बेस्ट प्राइस फॉर एंट्री इन दिस तीन स्टॉक? HDFC लाइफ, डाबर, और देखिए डाबर जिस लेवल पे खड़ा है, मेरा व्यू 535 के ऊपर डाबर में क्लियर बनता है। 535 के ऊपर जब डाबर निकलेगा तो एक बूम आएगा उसमें, जो 600 तक लेके जा सकता है उसको। लेकिन डाबर अभी फिलहाल 510 के आसपास में घूम रहा है शायद, मैं जहां तक मुझे याद है 500 से लेके 510 के आसपास में डाबर चल रहा है। तो मैं जरा डाबर के चार्ट पहले देख लेता हूँ, उसके बाद, है ना। हाँ, वही 500 के आसपास बिल्कुल। तो 510 को जब ये ब्रेक करेगा तो एक बार ये 530 के टारगेट देने की कोशिश करेगा आपको डाबर। और अगर ये 535 के ऊपर क्लोज करता है देन 600 टारगेट तक के लिए वैल्यू हो जाएगा। HDFC लाइफ में लॉन्ग टर्म रखना चाहें तो ही रखिएगा, शॉर्ट टर्म में कोई फायदा नहीं है। अगर ये 680 से 700 को अपसाइड में अगर ब्रेक करता है तो 800 तक का लेवल जाने की कोशिश करेगा, इसलिए आपको 700 के ऊपर पोजीशन बनाने की कोशिश करना है HDFC लाइफ में, पहले नहीं। दूसरा है केमकॉन, इसको केमकॉन ही पढ़ते हैं ना, मेरी इंग्लिश थोड़ी, अगर अंग्रेज इस समय होते ना तो मेरी इंग्लिश सुन के वो देश छोड़ के भाग जाता, ऐसा मेरा मानना है। नहीं खुल रहा है तो मैं यहाँ पे देख लूंगा ये कौन सा स्टॉक्स है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिसको मैं फॉलो नहीं करता, जरूरी भी नहीं होता, लेकिन लोग करते हैं तो मैं देख लेता हूँ आपके लिए सर। बहुत अच्छा, देखिए 418 रुपए पे, चलिए 418 पे ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल जो है ना। इसमें सर थोड़ा सा अवॉइड करके चलिए, इसका चार्ट बना ही नहीं है, इसका चार्ट ही नहीं बना है। अभी ये आया ही है मार्केट में, तो इसका चार्ट जब तक बनेगा नहीं ना क्लियर सर, तब तक कोई व्यू नहीं बन, चार्ट क्लियर बना ही नहीं, इसलिए अभी थोड़ा वेट करेंगे। 450 55 के ऊपर अगर निकले तो एक मूवमेंट आएगा, लेकिन चार्ट अभी भी क्लियर इसका नहीं बना है सर, इसके लिए माफी चाहूंगा मैं। बाकी डाबर और HDFC लाइफ का मैंने आपको बता दिया है। अगला सवाल है राजकुमार साहब, राजकुमार चोपड़ा साहब पटियाला से लिख रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि मेरे अगर इस सेक्शन से आप लोगों को फायदा होता है, आप लोगों के लिए किसी काम आ पाता है ये सेक्शन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दें। ये 92वां एपिसोड है, 8 एपिसोड के बाद इसके 100 एपिसोड हो जाएंगे। अब राजकुमार साहब का सवाल लेता हूँ। इनका सवाल कि रिलायंस 1967 पे लिया है, हीरो मोटो को 3040 पे खरीदा इन्होंने, अब मारुति को 7107 रुपये पे खरीदा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर को इन्होंने 2065 पे खरीदा है। 4 स्टॉक्स हैं, चारों अच्छे स्टॉक्स हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है। इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात ये कर रहे हैं, तो चलेंगे हम लोग रिलायंस पे। देखिए सर 1900 का इसका सपोर्ट है रिलायंस का। अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो 1900 के नीचे निकलने के बाद रिलायंस में गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर ये 2000 के ऊपर रिलायंस निकलता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए बाइंग पोजीशन रिलायंस में 2000 के ऊपर एक मूवमेंट बनेगा जो 2100 तक ले जा सकता है, और 1900 का एक सपोर्ट लगाना पड़ेगा। हिंद यूनिलीवर 2250 के ऊपर, हिंद यूनिलीवर को आप 2200 के ऊपर अगर आप लेते तो बेहतरीन बनता। आपने हालांकि लिया है किस जगह पे ये चेक कर लेते, आपने 2065 पे लिया है। अब ये 2065 पे लिया है आपने, ये चीजें आप देखिए कि क्लोजिंग चल रही है इसकी 2140, तो ऑलरेडी आप 100 पॉइंट तो लगभग बहुत अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2200 का एक नियर टर्म में टारगेट है इसका, उसके बाद निकलने के बाद ये 2250 से 2300 भी दे सकता है। स्टॉप लॉस 2100 का मेंटेन करके चलिए, स्टॉप लॉस 2100 का मेंटेन करके आप चलेंगे। और तीसरा स्टॉक है हीरो मोटो और मारुति। हीरो मोटो 3040 पे आपने लिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। 3040 पे हीरो मोटो अभी तो ऑटो सेक्टर में सर गर्दा उड़ेगा, वेट करिए। 3040 पे लिया, 3085 का आपने 40 पॉइंट तो ऑलरेडी है प्रॉफिट में। 3000 का सपोर्ट बनता है, 3200 का ऊपर नियर में टारगेट है। दूसरा आपने लिया है मारुति, तो हम लोग मारुति के भी चार्ट को देखेंगे। 6985 के आसपास की क्लोजिंग है, इसमें आप 200 पॉइंट थोड़ा सा नीचे है, 150-200 पॉइंट। खैर उतना परेशानी वाली बात नहीं, मारुति को आपको 6800 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना होगा। टारगेट 7370 से लेके 7500 तक का, यानी कि 7500 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं राजकुमार जी। अगला सवाल लेता हूँ। राजकुमार जी के बाद किन का सवाल है, फीडबैक जरूर दे दीजिएगा सर। कोल्हापुर महाराष्ट्र से मकरंद प्रांजापे साहब लिख रहे हैं कि आई हैव परचेज 5 क्वांटिटी ऑफ फिलेट
@, सर फिलेट नहीं होगा, जिलेट होगा मेरे ख्याल से। ये फिलेट FILLET लिखा है आपने, मेरे ख्याल से जिलेट होता है 5840। फिर भी हम देख लेते हैं क्या फिलेट नाम का कोई स्टॉक है क्या। 5840 पे आपने खरीदा, शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट हो सकता है, तो चलिए चेक कर लेता हूँ। पहले मैं देखूंगा क्या फिलेट कर हो सकता है, मेरी जानकारी ना हो, क्योंकि स्टॉक नए नए आते रहते हैं। तो नहीं सर, ऐसा कोई स्टॉक नहीं है। अब मैं जिलेट देखूंगा, ठीक है। तो जिलेट का स्टॉक देखिए 5840 में, हाँ आपने यही स्टॉक लिया होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने इसको 5840 पे लिया, अभी 5812 के आसपास चल रहा है। 5900 का इसने एक हाई लगा के रिजेक्शन दिखा है, वहां से कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस 5700 का होल्ड करके रखिए। 5700 के नीचे निकलने के बाद निकल जाइएगा, नहीं तो ये 5600 5500 भी जा सकता है। एक बार अगर वापस से ये 5900 को ब्रेक करेगा तो 6000 तक के टारगेट आपको जिलेट इंडिया दिखा सकता है। अगला सवाल है वेणुगोपाल जी, ये वेणुगोपाल केरला से है। लिखा है सर, हाय सर, आई एम वेणुगोपाल केरला से पूछ रहे हैं सर, आई बाउट कॉम इन्फो 800 शेयर ₹13.50 and Cipla 700 share and 750 average. What is your finding in coming days, month? Should I hold or clear with CMP? I am on Telegram channel and very informative guidelines are appreciated. Thank you sir, thank you once again. आप फॉलो करते रहिए और मैं आपका काम करता रहूँगा इसी तरह से। अब बात करता हूँ कॉम्प इन्फो। जैसे आपने कॉम्प इन्फो के बारे में कहा, तो मैं कॉम्प इन्फो को बता दूं। चार्ट देखना पड़ेगा, बिना चार्ट तो मैं चार्ट खा भी नहीं सकता, कुछ खा भी नहीं सकता, सारे चीज़ मेरे लिए यही है। अब ये देखिए, आपने ये लिया ना कॉम्प इन्फो, यही तो है, कोई दूसरा स्टॉक तो नहीं पकड़ लिया ना मैंने। COMP इन्फो, हाँ यही है, ठीक है। आपने ₹8.5 कितने पे लिया है? 13.50 पे लिया है सर। आपने इस स्टॉक को लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 14 रुपया, 14 रुपीज़ के ऊपर अगर ये निकलेगा ना सर, तब तो एक मूवमेंट है, फिर तो एक मूवमेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर ये ब्रेक कर देता है, इफ ब्रेक्स बिलो 12 रुपीज़, अगर ये 12 रुपए के नीचे निकल जाता है, देन आपको फिर एग्जिट करना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो उस कंडीशन में 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस का होल्ड करना होगा। टारगेट ऊपर 17 to 18 तक का मिल सकता है कुछ दिनों में। अगर इफ ब्रेक 14 देन टारगेट 16 and 18। ओके सर। अब सिप्ला की बात करते हैं। 760 के ऊपर सिप्ला पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव 760 के ऊपर। 760 के ऊपर जब तक सिप्ला बना है टेंशन नहीं लेना है। 760 के ऊपर नीचे ही इसका सारा मामला। अभी देखिए 740 है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 760 का। 760 के ऊपर निकलेगा देन 800 तक का एक टारगेट आपको सिप्ला दिखाएगा। नीचे 720 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 720 को ब्रेक करेगा तो 700 and 680 तक नीचे आ सकता है सिप्ला। तो आपको स्टॉप लॉस 720 का वेट लगा के चलना पड़ेगा सर सिप्ला में। अब थैंक यू वेणुगोपाल जी, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला सवाल लेते हैं। और जयंता सरकार साहब ने कूच बिहार वेस्ट बंगाल से लिखा है सर, आई बाय नाल्को @37। 37 रुपये पे नाल्को को इन्होंने खरीदा हुआ है। चलिए, जयंता सरकार साहब का सवाल है कूच बिहार वेस्ट बंगाल से कि 37 रुपये पे नाल्को लिया है और टारगेट एंड स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं। नाल्को ने डिविडेंड पे आउट किया है और उसका एक्स डेट लिखा है 1 दिसंबर 2020। अगर मैंने 1 दिसंबर को सेल कर दिया तो डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड देने के बाद स्टॉक वैल्यू लो होता है। अच्छा, इनका ये कंफ्यूजन है। 1 तारीख तक आपके पास स्टॉक होना चाहिए तभी डिविडेंड मिलेगा। 1 तारीख तक, वो रिकॉर्ड डेट है ना, वो रिकॉर्ड डेट है। कहने का मतलब है आपके पास उस तारीख के एंड तक, माने मार्केट बंद होने तक आपके पास वो स्टॉक होना चाहिए, है ना। अगर वो स्टॉक आपके पास रहता है तब आपको जरूर डिविडेंड मिलेगा। अब है कि डिविडेंड देने के बाद स्टॉक वैल्यू लो होता है सर। डिविडेंड लेने के लालच में लोग स्टॉक्स में पोजीशन बनाते हैं, इसकी वजह से प्राइस उस वक्त कुछ फ्लक्चुएशन के साथ ऊपर जाता है। अब जब डिविडेंड मिल गया, एक तो डिविडेंड मिल गया, ऊपर से प्राइस भी थोड़ा ऊपर है, तो लोग सेल करके निकल जाते हैं, तो थोड़ा सा लो हो जाता है। ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये सिंपल सा चीज़ है। अगला सवाल है सैलन गिल्डियाल साहब देहरादून उत्तराखंड से पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड सर, गिल्डियाल मस्त जगह, मैं कभी गया नहीं, सबसे बड़ी बात कि कभी गया ही नहीं, लेकिन खूबसूरत जगह सुना है। देहरादून बहुत अच्छा खूबसूरत जगह है। वहाँ कौन कौन सा एरिया है? चंपावत, उत्तराखंड में ना चंपावत, वो भी सुना बहुत खूबसूरत है। तो कभी मौका मिला तो निकलूंगा उधर देहरादून। फिलहाल आपका सवाल,
मैंने सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की शेयर खरीद रखे आपने। मुबारक हो सर, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपकी वजह से मैं हंस पा रहा हूँ, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, बहुत सारे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। तो दूसरे लोगों को मुस्कुराने की वजह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस दुनिया में तो आज के समय में शैलेंद्र जी, उससे बड़ा और भला आदमी कोई नहीं है जो दूसरे लोगों को मुस्कुरा सके, मुस्कुराने का वजह दे सके। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से हम लोग मुस्कुरा पा रहे हैं। आपने ICS माने इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, निगेटिव मत समझिएगा, बस अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको धन्यवाद भी दिया कि आप लोगों के आपकी वजह से सुबह सुबह हम लोग मुस्कुरा रहे हैं, खुशी है मिल रही। सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के शेयर खरीद रखे हैं, मतलब शेयर खरीद रखे हैं 450 की प्राइस पर। अभी करेंट प्राइस 445 चल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, 20 पॉइंट आपने प्रॉफिट कमा लिया। क्या सेल करना चाहिए? क्यों सर अभी सेल करना है? फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि आपके पास SIS का स्टॉक है और क्या लेवल बनना चाहिए। और ये आ गया सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज आपके लिए 450। सर क्यों अभी सेल करना है? अभी इंजॉय करिए। स्टॉप लॉस लेकिन वेट लगा लीजिए 420 रुपये का, 420 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आपने बड़ी क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी उठाया आपने? उठाया है 445। आपने क्वांटिटी नहीं लिखा, अगर जितना भी लिया ना तो मेरे ख्याल से 50% आप क्वांटिटी बुक कर लीजिए। आप बाकी का 420 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। सर आपको ऊपर के लेवल की अगर बात करें तो ऊपर आ रहा है ये कम से कम, ये ऊपर आना चाहिए 480 से 500 तक का एक टारगेट आपको दिखाना चाहिए SIS, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल लेता हूँ, फीडबैक जरूर दीजिएगा सर। और अगला सवाल है कृष्णा अवस्थी साहब झारसुगड़ा उड़ीसा से लिख रहे हैं कि सर दिवाली में KE 350.60 पर लिया था, क्या करें? अच्छा, KEI यानी कि कृष्णा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज 350 रुपये 60 पैसे पे आपने लिया था, चेक कर लेंगे सर, कोई बात नहीं है। KEI आपने लिया है, क्या हो गया? बिजली शॉर्ट सर्किट कर गया, इसका वायर तो अच्छा आता है, चेक करते कंपनी में शॉर्ट सर्किट लगी, क्या हुई क्या नहीं हुआ, ये देखिए आपने 424 रुपये 90 पैसे पे पहुंच गए। तो सर इंजॉय करिए ना प्रॉफिट, क्या टेंशन, अभी वेट करिए, मज़ा आ रहा है। अभी स्टॉप लॉस 400 का लगाइए, होल्ड कर रखिए, 400 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करिए ऊपर 450 से 475 के टारगेट के लिए, ठीक है सर। अगला सवाल पार्थ साहब मुंबई से लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट योर वीडियोज ए लॉट, थैंक यू सर, एंड जनरली आई डू ए ट्रेड अकॉर्डिंगली, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई हैव सेल एट द रेट ऑफ 42 पे सेल इन्होंने लिया है मेटल सेक्टर। व्हाट इज द शॉर्ट टर्म टारगेट? सर इंजॉय करिए, सेल में अभी वेट करिए। एक्साइड इंडस्ट्रीज 170 सबके प्राइस देख लेंगे हम लोग। आई बुक माई प्रॉफिट एट करेंट रेट और वी कैन सी द लेवल ऑफ 200 इन शॉर्ट टर्म, बहुत बढ़िया। MMTC एट द रेट ऑफ 149। चलिए हम लोग सेल को देखते पहले। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये चार्ट आ गया। देखिए मैं आप लोगों के लिए इतना टाइम निकाल के आता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, साथ में आपका मूड भी फ्रेश कर देता हूँ, फिर भी आप लोग फीडबैक, लाइक, कमेंट, शेयर कुछ नहीं करते, है ना। आपने कितना लिया? 42 पे, बहुत बढ़िया। 48 चला, वो बहुत शानदार। 45 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करिए 52 के टारगेट के लिए, 50 से लेकर 52 के टारगेट के लिए। एक्साइड इंडस्ट्रीज, चलिए एक्साइड इंडस्ट्रीज को भी हम लोग चेक करेंगे। एक्साइड कहाँ चला गया मेरा? एक्साइड आपने 160 पे लिया ना, एक्साइड को 170 पे लिया है, ठीक है, और अभी चल रहा है 183। सर 180 का स्टॉप लॉस लगाइए, अगर वो नीचे आता भी है किसी कारण तो आपको प्रॉफिट बुक हो जाएगा ऑलरेडी। तो 180 का स्टॉप लॉस लगाइए, 190 के टारगेट का वेट कर सकते हैं। मैंने तो यहीं पे दिया था, इस ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर 65 के ऊपर ही बाय दिया था, ठीक है। अगला है अपने MMTC को 149 पे लिया है। MMTC इसके पास नहीं है MMTC, तो यहाँ आ जाऊंगा मैं। MMTC 149 ना, ओके सर। सर ये क्या है MMTC एट द रेट ऑफ MMTC 1? सर कहीं गड़बड़ तो नहीं देख रहा? मैं गड़बड़ तो नहीं देख रहा हूँ सर, मैं डर रहा हूँ आपका ये प्राइस 149। मैं तभी सोचा जब मैंने 149 पढ़ा ना, मेरा मन में डाउट आ गया कि क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या। सर क्या ये MMTC ही है ना? मैंने तो कोई गलत स्टॉक नहीं खोल लिया? नहीं ठीक है, अगर आपने 149 पे लिया है सर
तब सर आप तो बहुत बड़ी मुसीबत में है सर। अब तो मैं क्या बताऊं, इसमें आपको निकलना है नहीं निकलना है, मैं क्या बताऊं। सारे तो वैसे भी जा चुके हैं, कुछ बचा हुआ है, तो जो बचा है सर उसको पकड़ के रखिए अभी फिलहाल। तब क्या करेंगे, इसमें निकलना नहीं निकलना बात बराबर है। अगर आपने 149 पे लिया है तो लगभग तो खत्म ही हो गया ना उसके हिसाब से। तो फिर भी मैं अभी भी बड़ा विचित्र फील करने लग गया अब। एक बार ये 22-23 को अगर ब्रेक करेगा ना सर, तो आपको फिर थोड़ा सा मूवमेंट दिखाएगा। लेकिन अगर आपने 149, पता नहीं पार आपने सही लिखा है पार साहब या नहीं। उम्मीद करता हूँ आपने गलत लिखा हो, कम लिखा हो, 40 रुपीज़ लिखा हो तो ठीक रहे, 14 रुपीज़ लिखा हो कम से कम तो ठीक रहे। ठीक है ना सर। तो उम्मीद करता हूँ। चलिए अगला सवाल लेता हूँ। घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से पूछ रहे हैं, आई एम होल्डिंग बालकृष्ण क्वांटिटी 500, 1280 पे बालकृष्ण को लिया। सर वेट कर लीजिए ना। इन द मंथ ऑफ जुलाई आई बाउट फॉर शॉर्ट टर्म इन द मंथ ऑफ जुलाई टू 2024 3 months ओनली, नाउ इज ट्रेडिंग 1650। 1280 पे लिया, 1650 पे चल रहा है, 1700 लगभग आ गए ना। तो आपने 3 ही मंथ का लिया तो टारगेट आ गया, तो बुक कर लीजिए। आपने 3 ही मंथ का तो टारगेट का रखा था, तो बात तो हो गया आपका, आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। एक बार अगर ये 1700 ब्रेक कर जाएगा ना, आपको स्टॉप लॉस उठा लीजिए सर। इसमें 1600 रुपए का स्टॉप लगाइए, 1570 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर ये एक बार 1700 ब्रेक करता है तो 2000 तक के भी लेवल आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज दिखा सकता है घनप्रीत साहब, तो होल्ड कर सकते हैं आप। अब है गुरदासपुर पंजाब से जसपाल सिंह लिख रहे हैं, सर फायर्स और जेरोदा की तरफ से न्यू मार्जिन प्लान के मैसेज आए पर कुछ समझ में नहीं आया है, यदि आपने चेक किया है तो बताएं। बहुत ही सिंपल है सर, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जेरोधा के तरफ से यही आया होगा आपको भी। क्या लिखा है कि मैक्सिमम 20 टाइम्स फरवरी 2021 तक, यानी फरवरी मंथ जो आएगा 2021 नया साल, उस वक्त तक आपको 20 टाइम मार्जिन मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद मार्च से मई तक वो मार्जिन घट जाएगा और वो 10 गुना ही मिलेगा, 10 टाइम्स मिल पाएगा। पहले 20 टाइम मिलेगा फरवरी तक, 20 गुना, यानी अगर आपके पास 1 लाख का अमाउंट है और आपने कोई स्टॉक खरीद रहे इंट्राडे में, तो आपको वो 20 टाइम्स मार्जिन कर 1 लाख को 20 गुना बढ़ा देगा। उसी तरह मार्च से मई तक वो सिर्फ 10 गुना बढ़ाएगा, यानी 1 लाख, ये 10,000 रुपया है तो 10,000 का को 10,000 से वो और गुना कर देगा, 1 लाख बना देगा। ठीक है, यानी 10 ही टाइम देगा। उसी तरह मई के बाद जून जो आएगा तो जून से अगस्त तक वो 7 गुना करेगा, यानी 10,000 को फिर वो 7, यानी 70,000 ही बना पाएगा, पावर दे पाएगा आपको। और उसके बाद फिर सितंबर से जो है वो सिर्फ 5 टाइम्स का ही हमेशा के लिए अप्लाई हो जाएगा, सिर्फ 5 गुना। यानी अगर 10,000 को अमाउंट है आपके पास, वो 50,000 बन जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग में। उसी तरह से इसी हिसाब से यहाँ पे एफएनओ में ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर में आपको जो है 4 गुना से 2 गुना तक मिल रहा है, उससे ज़्यादा नहीं मिल पा रहा। तो ये सिंपल है, इसमें उतना कोई दिमाग नहीं। अब यहाँ पे दिक्कत है कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो सर जहाँ 100 क्वांटिटी लेते थे वो 80 क्वांटिटी लूंगा, 70 क्वांटिटी लूंगा, क्या टेंशन है सर, कोई टेंशन नहीं है ना, सिंपल सा है, इसमें इतना परेशान होने की बात ही नहीं है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे आप। तो अभी आपको 20 टाइम्स ही मिलेगा, उतना टेंशन नहीं लेना आपको। 2021 फरवरी में जाके चेंज होगा वहां से, है ना। आई एम होल्डिंग, अच्छा कौन है, विनय जी दिल्ली से लिख रहे हैं अगला सवाल। आई एम होल्डिंग कैनरा बैंक शेयर्स, कॉस्ट प्राइस इज 90 रुपीज। सर कैनरा बैंक मैंने 90 के ऊपर बोला था पोजीशन बनाने, 96 के टारगेट के लिए, वो आ गया। 96 के बाद 100 का टारगेट वो भी आ गया। अब आप 98 पे, तो स्टॉप लॉस 90 का लगाइए, होल्ड करिए 110 के टारगेट के लिए। आप ट्रेडिंग के लिए कितना फंड यूज करते हो, ठीक है, मीन्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कितना फंड होता है। रंजीत पानीकरी साहब मुंबई से लिख रहे हैं। सर ये सवाल ही थोड़ा सा अजब है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अपना ट्रेडिंग जो करता हूँ 50,000 से 1 लाख का कैपिटल के साथ करता हूँ। 50,000 फिर मैं विड्रॉ कर लेता हूँ, कुछ पैसे का अगर प्रॉफिट में आता हूँ तो मैं फिर से विड्रॉ कर लेता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 50,000 का कम से कम वहाँ पे मेंटेनेंस रह के चले। तो थोड़ा सा मुझे क्या होता है कि स्टॉक्स लेने में बड़े प्राइस के भी स्टॉक्स ले सकता हूँ वहाँ पे, क्योंकि 50 टाइम्स जैसे 50,000 अगर रहते हैं तो उसमें अगर 10 टाइम्स मार्जिन भी कर दूँ तो वो फिर कैपिटल बड़ा बन जाता है अगर वो लिवरेज के साथ। तो वहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी लेने में भी मज़ा आता है और बड़े स्टॉक्स भी लेते हैं। हालांकि मेरी क्वांटिटी तो आपको पता है बिना बहुत ही नपा तुला क्वांटिटी होता है, लेकिन मैं 50,000 फिर भी कोशिश करता हूँ मेंटेन करने का। अगला सवाल है, रोशन जी बेंगलोर से लिख रहे हैं, कर्नाटका बेंगलोर से, कि आई हैव बाउट कमिंस इंडिया एट 480, व्हाट विद द स्टॉप लॉस एंड टारगेट, व्हाट इज द व्यू फॉर लॉन्ग टर्म 1 ईयर। कमिंस इंडिया पे सर मैंने इधर बताया था, पोजिशनल कॉल भी दिया था कमिंस इंडिया पे, आपने अगर फॉलो किया है
तो मैंने दिया था, और वो टारगेट देखिए कमिंस इंडिया को मैंने यहीं पे दिया था 480 के आसपास है ना, यहाँ पे देखिए ना ये ब्रेकआउट हुआ था, ये चार्ट क्लियर कट है ना, ये चार्ट बिल्कुल यहाँ पे दिया था, और वो देखिए ज़बरदस्त टारगेट चला गया। तो अब आप भी प्रॉफिट में है, 580 पे, 480 है कि 580 है आपका प्राइस, 480। तो आपने 100 पॉइंट तो बुक ले लिए, यहाँ पे 100 पॉइंट ले लिए ना। स्टॉप लॉस क्या करिए ना, आप 550 का मेंटेन करके चलिए, 550 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए, वहां तक आया तो स्टॉप लॉस कटेगा, प्रॉफिट में आप बाहर आ जाएंगे, अगर नहीं तो फिर आपको 650 तक का वेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा। अगला सवाल लेता हूँ, अंजलि जी दिल्ली से लिख रही हैं कि क्या लिख रही हैं, सर व्हाट इज द टाइम पीरियड टू होल्ड ए स्टॉक फॉर शॉर्ट टर्म, डू वी यूज एसएल इन दैट केस। देखिए शॉर्ट टर्म जो होता है ना मैम, कोई भी फिक्स, हालांकि कहीं लिखा नहीं क्या शॉर्ट टर्म का कोई डिफिनेशन नहीं होता है। मान लेता हूं कि आपका टारगेट है किसी स्टॉक में 120 रुपए का, आपने 80 पे खरीदा, 120 का टारगेट है सपोज, और वो टारगेट 2 दिन में आ जाते हैं, तो आपका तो हो गया ना। तो आप कहेंगे ये आपका शॉर्ट टर्म कितने दिन का हुआ, 2 दिन का हुआ, इसीलिए अब वो आता है 10 दिन बाद टारगेट, तो आपका शॉर्ट टर्म कितने दिन का हुआ, 10 दिन का हुआ। तो कोई फिक्स कहीं लिखा नहीं है, कोई डिफिनेशन नहीं है, लेकिन इंडिया की ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, हमारे भारतवर्ष के ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग अगर शॉर्ट टर्म की बात माना जाए तो हम लोग 15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ, ये सब मान के चलते हैं कि ये हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है। मैक्सिमम की इन केस 2 महीने भी चले जाते हैं, लेकिन 1 महीने 1.5 महीने तक को हम लोग शॉर्ट टर्म मान के चलते हैं। अब आपका सवाल है, आई एम होल्डिंग रिलायंस 250 एंड 2200 पे रिलायंस को होल्ड रखा है सिंस ए मंथ एट ऑलमोस्ट, आई हैव लिसन टू योर प्रीवियस वीडियो दैट इफ योर आवर रीजन टू बाय एंड होल्ड ए स्टॉक फॉर द कंपनी हैज नॉट चेंज वी शुड द स्टॉक व्हाट एवर। बहुत अच्छा, अब इनका सवाल मैं समझ गया कि ये मुझे कंटिन्यू सुनती है और कहती हैं कि जो मैं कहता हूँ हमेशा कि आपने जिस कंपनी को लिया है और उसके पीछे का रीज़न अगर चेंज नहीं हुआ है तो कंपनी को छोड़ने का कोई रीज़न नहीं बनता। बिल्कुल सही है, पकड़े रहिए रिलायंस को, कोई टेंशन नहीं है। रिलायंस 2000 के ऊपर निकलने के बाद वो फिर अपने पुराना रुतबा हासिल कर लेगा, 2200, 2250, 2300 ये सब। तो 2000 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, स्टॉप लॉस लगाना है तो आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इस कंडीशन में 1800 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चलिए, क्योंकि व्यू फिर आपका बड़ा बनेगा और टारगेट ऊपर के लेवल आपको ज़रूर मिलेंगे। ऑल इज सेम बट द स्टॉक इज मच बिलो माई बाइंग प्राइस, बाइंग प्राइस से नीचे है। तो फिर वही बात है कि व्हाट इज योर डिसाइड लक्ष्मण रेखा। अगर आपका लक्ष्मण रेखा यानी स्टॉप लॉस, अब स्टॉप लॉस 1800 लंबा समय के लिए है, बड़े के लिए, नियर के लिए 1900 रुपये का स्टॉप लॉस है, शॉर्ट टर्म के लिए 1900 रुपये का स्टॉप लॉस। तो 1900 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस, कट जाएगा तो निकल जाइएगा, 1900 के ऊपर दोबारा आएगा तो फिर बाय कर लीजिएगा, ठीक है। 1900 का स्टॉप लॉस कटेगा, निकल जाइएगा, 1900 के दोबारा ऊपर आता है फिर बाय कर लीजिएगा, फिर बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है। लेकिन अगर 2000 को ये अपसाइड में ब्रेक करता है तो फिर वेट करिए, आराम से इंजॉय करिएगा। अगला सवाल लेता हूँ, तनवीर आलम जी का दिल्ली से है कि मेरे पास आईजीएल 393 की बाइंग है, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा। पहला, आपके साथ लाइव ट्रेडिंग करने के लिए मिनिमम टू मैक्सिमम कितना बैलेंस चाहिए। मैं बैलेंस पे कभी किसी को नहीं बोलता। मंथली प्रॉफिट अप्रोक्स कितना होगा पता नहीं, ये आप मेरे व्यूवर्स लोग जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं आप उनसे ही पूछे, है ना। आई एम नॉट इंदौरी, समझ रहे ना, मैं इंदौरी टिप्स प्रोवाइडर नहीं हूँ जो वहाँ कंटिन्यू कहता हूँ कि आप मुझे पैसा दीजिए मैं आपको इतना % प्रॉफिट करवा दूंगा, नहीं सर, है ना। मैं सिर्फ बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल अपने स्टॉक्स के बता सकता हूँ। जो ट्रेड मैं करता हूँ वो सामने लोग वहाँ देख रहे होते हैं और वो उनका मर्जी होता है, वो लेते हैं नहीं लेते। आपको अब जबरदस्ती मैं आपको गर्दन पे दाब के थोड़े बोलूंगा सर आप लीजिए, आप लीजिए, मैं ले रहा हूँ आप लीजिए, ऐसा तो मैं नहीं करूँगा। आपका मन है लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए, है ना। तो किसी के कैपिटल पे मैं नहीं कहता हूँ कि आपको इतना कैपिटल रखना चाहिए। आपको देखिए सबका अपना अपना कैपिटल होता है सर, बात पैसे की आती है ना। किसी का 5000 कैपिटल होता है, किसी का 50,000 होता है, किसी का 1 लाख होता है। मैं कभी नहीं कहता कि आपको इतना कैपिटल रखना चाहिए। आपको जितना कैपिटल है आप उतने कैपिटल से ट्रेड करिए ना। क्या जरूरत है किसी का देखा देखी 2 लाख का कैपिटल रखने का। जितना जितना बड़ा हमारा चादर होगा उतना ही तो हम पैर पसारेंगे ना। क्यों फायदा, क्या फायदा। दूसरी बात, मैं सर इंदौरी नहीं हूँ, है ना, मतलब इंदौरी सर्विस वाला नहीं हूँ, टिप्स प्रोवाइडर, इसलिए लॉस प्रॉफिट पार्ट है हमारा। और मेरा अगर आप जाएंगे ना लाइव सेशन वाले उसमें चैनल वेबसाइट पर, मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षर में हिंदी में कि जो लोग मार्केट को रिस्क को समझते हैं कृपया वही ज्वाइन करिए, सटोरिये लोग दूर रहिए, गैमलर लोग दूर रहिए। मैं ऐसे लिख एकदम साफ साफ बड़े बड़े लाइन से लिख दिया है, तो आप जाकर वो रीड करिएगा। अगर आप इस मार्केट को समझते हैं रिस्क को तब तक सीख, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, है ना। चलिए अब बात करता हूँ आईजीएल। आईजीएल की बात कर लेता हूँ। या देखिए आईजीएल आपने 390 पे लिया, अब 520, अब ये 520, इसमें आपने कोई परसेंटेज, कोई प्रॉफिट सोचा था कि आपको 200 पॉइंट मिल जाएंगे? नहीं सोचा होगा ना, कोई नहीं सोच सकता ना सर कितना क्या हो सकता है। नीचे भी आ सकता था, ऊपर भी जा सकता था, है ना।
क्यों? लेकिन आपको अपना जो स्टडी है आपने उस पर बिलीव किया होगा, तो बस वही बात वहाँ भी होता है। मेरी जो स्टडी है मैं उस पर बिलीव करता हूँ, उस पर लोग काम करें ना करें वो उनकी मर्जी, में प्रेशर थोड़ी डालूंगा। 520 के ऊपर निकलने के बाद ये आपको 550 का टारगेट देगा। इस कंडीशन में 460 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है तनवीर जी, ठीक है। 460 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा। चलिए अगला सवाल लेता हूँ। मोरे साहब का, महाराष्ट्र से है, एस मोरे साहब का। अगर आपसे किसी ने कहा कि आप रोज़ 5,000 का प्रॉफिट करते हो तो मैं 1 लाख आपको देता हूँ, रोज़ मुझे कुछ अमाउंट फिक्स दे दो, तो आप क्या कहेंगे? उसको जूते से मारूंगा, उसको एकदम जूते से इतना मारूंगा ना मोरे साहब कि उसको मारते मारते उसकी हालत ख़राब कर देना है मुझे, अगर किसी ने ऐसा कहा तो। ये आपका पहला सवाल का जवाब है। अब दूसरा है, ज़ेरोधा वालों ने मेरे एक स्टॉक को स्पाइक ना होते हुए भी स्टॉप लॉस हिट किया, ठीक है। पूछने पर कहा कि व्यू.com देखिए। व्यू.com, अच्छा, लेकिन चार्ट पे नहीं देख रहा था, तो मैं इसमें क्या करें? सभी ब्रोकर में लॉस पहले कट करते हैं और प्रॉफिट 2 दिन बाद, ये रूल है कि प्रॉफिट अब 2 दिन बाद ही ऐड होता है, ठीक है। ये सेबी की तरफ से है कुछ। अजेरोधा वालों ने एक स्टॉक का स्पाइक ना होते हुए भी स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। आप score.gov.in, score.gov.in पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं अगर जेरोधा में कोई प्रॉब्लम है, जेरोधा के तरफ से कोई प्रॉब्लम आपको हो रहा है, तो scores.gov.in पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं आप। और पहला सवाल का जवाब तो आपको मैंने दे ही दिया। कपड़ वंश से खेड़ा, गुजरात से निहाल मोटर्स। सर निहाल मोटर्स कोई नाम नहीं है व्यक्ति का, व्यक्ति का कुछ नाम आपका कुछ और होगा, आपने अपनी कंपनी का नाम लिखा है शायद, ठीक है। आइडिया में आप अपना नाम लिखेंगे तो ज़्यादा मुझे खुशी होगी। आइडिया में 100 शेयर लिया है, होल्ड किया 10.50 पे, तो सर आइडिया भी 8 रुपये के आसपास, 8.70 चल रहा है ना आइडिया, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है आइडिया 8.70 ही था ना आइडिया। हाँ 9.80 हो गया, बहुत बढ़िया। आपने 10.50 पे लिया है। 11 रुपये के ऊपर जब तक नहीं जाएगा ना सर तो प्रॉब्लम है। 11 के ऊपर निकलने के बाद 12 से 13 तक का एक टारगेट आपको दिखा सकता है। स्टॉप लॉस 9 रुपये का मेंटेन करके चलिए इस कंडीशन में आइडिया में। तो ये था दोस्तों सवालों का टोटल सिलसिला जो मैं आपके साथ 92 एपिसोड लेके आया हूँ। ये अंतिम सवाल था और अगले सैटरडे को फिर से आपके सवाल मेरे जवाब का सेक्शन ऑन होगा। यहाँ पे सारे सवाल जवाब मैंने आपको दे दिए, व्यू आपको अपना बता दिया। तो अगर वीडियो पसंद आता है फीडबैक दीजिए, मेरे इस सेक्शन से आपको फ़ायदा होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई इसमें मुझे सुधार करना है तो वो भी मुझे बताइए, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।